बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है बेटा। इंडो पाक हिस्ट्री की सीरीज़ में आपके साथ लेक्चर मेरे चल रहे हैं। उसके ऊपर मैं पहले आपको साइमन कमीशन से लेकर ऑनवर्ड 1930 तक अलाहाबाद एड्रेस तक मैं आप लोगों को पहले 3 वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। वो आप अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो चौधरी रहमत अली के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में डिटेल लेक्चर वो मेरा नेक्स्ट होगा, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में जब डिस्कस करूँगा उन लीडर्स को, तो मैं उसमें उनको उन लीडर्स में से चौधरी रहमत अली को भी मैं इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करूँगा। सो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन यहाँ तक इनके बारे में बताता चलूँ, क्योंकि मैं ईयर वाइज चल रहा था 1922 1919 से लेकर और 1919 से फिर खिलाफ आगे बहुत सारे जितने भी इवेंट्स आते रहे हैं वो तमाम के तमाम मैं आपके साथ शेयर करता आया हूँ। इसलिए ईयर वाइज जो जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। वो चौधरी रहमत अली कौन थे? ही वॉज अ स्टूडेंट इन इंग्लैंड इन 1930s एंड यंग मुस्लिम हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंसेस। जब लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रही थी तो चौधरी रहमत अली वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया करते थे और मुस्लिम लीडर्स को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैप चौधरी रहमत अली ने डिक्लेयर किया था मुसलमानों के लिए सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न के अंदर, वो चाह रहे थे कि उस तरह का कोई नक्शा जो है वो मुसलमान उस पर एग्री हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रपोज़ल सईद चौधरी रहमत अली ने दिया था उसके ऊपर तो मुसलमान एग्री नहीं हुए। हाँ, उनका एक प्रपोज़ल ये ज़रूर था कि पाकिस्तान बनाने पर वो एग्री हो सके थे और कुछ एरिया जो चौधरी रहमत अली डिफाइन कर रहे थे उसके ऊपर भी मुसलमान एग्री हो गए थे। अच्छा खैर, he disagreed with proposal made by the Muslim representative. He believed on the separation of the Muslim state instead of federation. In 1933, he wrote a 4 pages pamphlet called Now or Never and proposed the name of the Pakistan. पाकिस्तान के नेम को उन्होंने कैसे प्रपोज किया था? उसके अंदर P से पंजाब, A से अफगानिया प्रोविंस, K से कश्मीर, I से इंडस और एस से सिंध और टी एन टान उन्होंने बलोचिस्तान से लिया था। उन्होंने कहा था कि ये अगर इलाके इकट्ठे कर दिए जाएँ तो एक नया मुल्क बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट बेटा 1935 का एक्ट आ जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। 1935 के एक्ट के अंदर 1935 के अंदर ये एक्ट पेश किया गया और ये दिस इज़ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया था। इस सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 चीज़ें थी, मैं इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। उन 2 चीज़ों में एक ये थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं मुसलमानों को और इंडियंस को सेपरेशन का जो एक इंडिकेशन थी वो मिल गई थी और दूसरा इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस भी थी और कुछ क्रिटिसिज्म भी था, वो इंशाल्लाह आगे जाके वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्या था इस एक्ट के अंदर। फेडरेशन ऑफ इंडिया इंक्लूड प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स विच चूज टू ज्वाइन। फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया को एक इंडियन यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट में रखा जाएगा और जिसमें ब्रिटिश के प्रोविंसेस शामिल होंगे। याद रखिएगा कि ब्रिटिश के वक्त उस वक्त 18 प्रोविंसेस थे और 3 प्रोविंसेस जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए ऐड किए गए थे और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स को भी इसमें इंडियन फेडरेशन के अंदर रखने की बात की गई थी। There was the 2 houses parliament at central level of government। 2 houses सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जारी बात जब फेडरेशन होती है तो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी और 2 हाउस पार्लियामेंटेरियन 2 हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था जिसमें 156 मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। दीज मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड, यानी कि ये मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली के जो लोग होंगे इलेक्शंस के थ्रू ये आएंगे और 104 फ्रॉम द प्रिंसेस स्टेट्स दीज मेंबर्स वर नॉमिनेटेड। मोस्टली जो है प्रिंसेस को नॉमिनेट किया जाएगा, ये इलेक्शन के थ्रू ये लोग नहीं आएंगे। जबकि लोअर हाउस जिसको असम्बली कहते हैं उसमें 250 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इलेक्टेड बाय प्रोविंसेस लेजिस्लेचर्स। अगेन वही बात कि 250 मेंबर्स वो भी इलेक्शन के थ्रू इनको सिलेक्शन होगी और 125 मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। उसके बाद all provinces at provincial level diarchy was replaced by a system in which the provinces were more autonomous। प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी से मुराद ये है कि प्रोविंसेस को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे। उसमें
इख्तियारात के साथ साथ उनमें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि डायआर्की मीन बटा डबल फार्म ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यूअल फार्म ऑफ द गवर्नमेंट को कहते हैं। बेसिकली ये प्रोविंशियल लेवल पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और फेडरल लेवल से इसको, सेंट्रल लेवल से इस डायआर्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। The ministers of the provinces were head of the provinces and the provincial governments were act on their advice। जो मिनिस्टर्स होंगे प्रोविंसेस लेवल के और वो प्रोविंसेस को रन करेंगे और एक प्रोविंशियल गवर्नर के वो अंडर होंगे। बट प्रोविंशियल गवर्नर्स हैव स्पेशल पावर्स इन रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर प्रोविंशियल गवर्नर की स्पेशल पावर्स होंगी और उन स्पेशल पावर्स में क्या है, authority to dismiss provincial ministers and the whole administration, rule by proclamation during the period of emergency। NWFP Sindh and Orissa were given status of the full-fledged new provinces। The total number of the provinces in the British India were 11 now। The Governor General would be head of the federation and have special powers in the reserved subjects। Princes did not join, so their part did not included at the central level। एनी हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर जनरल तक के इख्तियारात हैं, लेकिन प्रिंसेस ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं थी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ये देखें पीछे प्रिंसेस को ये कहा गया कि वो नॉमिनेट होंगे, लेकिन प्रिंसेस के इख्तियारात नहीं डिस्कस किए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या इख्तियारात होंगे और इसमें प्रोविंसेस का क्या स्टेटस होगा, इसमें कोई, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई थी। इसलिए प्रिंसेस ने क्लियर ना होने की वजह से इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन जिस तरह के इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ थी कि इलेक्शन के लिए जो जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो भी मोस्ट ऑफ द इंडियंस उस पर फुलफिल नहीं हो रहे थे, जिसका नतीजा ये निकल रहा था कि ओनली 2.5% पॉपुलेशन एट प्रोविंशियल लेवल कुड क्वालिफाई एज अ वोटर्स। इतनी कम पॉपुलेशन जो है वोटर्स की कैटेगरी में आती थी। इंडियन का क्या रिएक्शन था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इंडियन के रिएक्शन में अगर आप जिन्ना के देखें, जिन्ना ने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक थॉरली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल है। नेहरू ने कहा था ये चार्टर ऑफ स्लेवरी है, और साथ में उसने कहा था इट्स इज़ एन ये इस तरह की एक मशीन है, आ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। प्रिंसेस ने इसको टोटली एक्सेप्ट नहीं किया था। बहरहाल इसके रिएक्शन के साथ साथ इंडियंस को ये भी एक मौका मिला था कि इलेक्शन तो चलो हो जाएंगे, उस इलेक्शन के अंदर वो अपने मौक़िफ़ को काफ़ी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब भी हो जाएंगे, इसलिए बाद में फिर उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड एडवांटेज ऑफ एक्ट by contesting election of 1937 in which the Congress could convey its message to the millions of the voters and scores of millions of disenfranchised to acquaint them with our future programs and policies। Jinnah persuaded to return to the active politics in 1934, he swore as a permanent president of Muslim League। He laid down two principles: India would have self-government and there should be greater provincial autonomy and safeguard for the minority provinces। कायदे आज़म इस कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर इस बेस के ऊपर एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो और दूसरा इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाने में कहीं ना कहीं उनको कोई ग्रीन सिग्नल नज़र आना चाहिए। उसके बाद इस एक्ट के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म थे लोगों के, और वो क्रिटिसिज्म ये थे कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ द वोटर्स टू 25% द टोटल पॉपुलेशन। रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ द गवर्नर जनरल, वायसराय, और एमरजेंसी पावर भी उनके हाथ में थी। लेकिन बट दिस एक्ट आल्सो हैव सर्टेन इंपॉर्टेंस an important step toward independence as it became the basis for the future negotiation that would pave the way for the British departure। Federal and the parliamentary form of the government ensured greater Indian powers and representation in the government। Act introduced two new Muslim majority provinces, NWFP और बलूचिस्तान। ये दो नए प्रोविंसेस ऐड हुए थे इस एक्ट के तहत, जिससे मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडवांटेज नज़र आ रहे थे। ठीक है, सो दीज आर द बेटा आज के बारे में मैं इंडियन एक्ट ऑफ 1935 में
आपके साथ डिस्कस किया। इस एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाती, और मुस्लिम लीग जो है इवन मुस्लिम प्रोविंसेस के अंदर भी सिर्फ 109 सीटों में कामयाब होती है, और 1937 के इलेक्शन में फुल फ्लैश तरीके से 8 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस उस गवर्नमेंट को, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को एंटी मुस्लिम ही इंट्रोड्यूस करती रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हुए। तो इसके बाद मेरा आपके साथ जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्शन ऑफ 1937, और फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बाद डे ऑफ डिलीवरेंस, और डे ऑफ डिलीवरेंस के बाद फिर 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, और फिर क्रिप्स मिशन, और फिर सर लॉर्ड वेबर का प्लान, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, गांधी जिना टॉक्स, and many other topics will be in my next lecture. Jazakumullahu khair and thank you very much beta.